नमस्कार। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपको ऊतक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं टिश्यू, इसके बारे में चर्चा कर रही हूँ। ऊतक आप जानते हो, कोशिका मैंने पढ़ाया था डिटेल्स में, आपने कोशिका देखा होगा, और अगर आप नहीं देखे होंगे तो कोशिका के वीडियो को देख लीजिएगा। कोशिका शरीर की, या कहो कि सभी जीवित प्राणियों की सबसे सूक्ष्मतम, मतलब छोटा से भी छोटा, जिसको आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी चाहिए, वो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। और कई प्रकार की जो कोशिकाएं हैं, है ना, कोशिकाएं जो कई प्रकार की होती हैं, और अगर कोशिकाएं का समूह अथवा परत एक ही प्रकार की कोशिकाएं और अथवा कोशिकाओं के समूह अथवा परत जिनकी रचना मतलब देखने में एक जैसा हो और कार्य काम एक समान हो, वही ऊतक कहलाता है। समझ गए बात को? ऊतक क्या है? अगर कोई आपसे पूछे ऊतक क्या है, तो कैसे ऊतक है? ऊतक वो है जो कोशिकाओं के समूह या परत से बना हुआ है, लेकिन कोशिकाएं कौन सी? जिनकी संरचना, जिनका कार्य एक जैसा हो, उनके समूह को ही हम ऊतक कहते हैं। ऐसे समझो, जब हम कोई मकान बनाना जानते हैं या चाहते हैं कि कोई मकान बनाए, तो मकान बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? ईंटा चाहिए, पत्थर चाहिए। तो मान लो सबसे छोटी यूनिट है आपका ईंट, ठीक है ना। तो ईंट से क्या बनता है आपका? दीवार। जोड़ते जाओगे, ईंट, एक ईंट को दूसरे ईंट से जोड़ोगे तो बनेगा दीवार। दीवार से फिर क्या बनेगा? आप घेर घार दोगे चारों तरफ से तो कमरा बन जाएगा। और उन कमरे को, कई सारे कमरे को अगर सिस्टमेटिक बना देते हो, कोई तो किचन रूम बन जाता है, कोई लिविंग रूम बन जाता है, कोई बेडरूम बन जाता है, कोई गेस्ट रूम बन जाता है, तो कुल मिलाकर के कहलाता है वो हमारा घर, मकान। ठीक है। इसी तरह से ह्यूमन बीइंग में भी अगर देखोगे तो सबसे पहले सबसे छोटा यूनिट हुआ कोशिका। कोशिका के एक समान, एक संरचना, एक जैसे क्रिया करने वाले कोशिकाओं के समूह अथवा समूह के परत, एक नहीं कई सारे परत, एक पर एक, एक पर एक। जैसे एक ईंटा दूसरे ईंटा से जुड़ता जाता है, दूसरा तीसरा से जुड़ता है, तीसरा चौथा से जुड़ता है। तो जोड़ने के लिए क्या चाहिए? गारा, सीमेंट से जुड़ता है। इसी तरह से एक कोशिकाएं दूसरे कोशिकाओं से अंतराकोशिकीय पदार्थ से जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं? अंतराकोशिकीय पदार्थों से जुड़े रहते हैं, जिसको मैट्रिक्स बोला जाता है। तो कोशिकाएं एक दूसरे से अंतराकोशिकीय पदार्थ से जुड़ते हैं और वो बना देते हैं ऊतक। क्या बनता है? ऊतक बनता है। समझ गए? जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं टिश्यू, हिंदी में बोलते हैं ऊतक। वो सारे ऊतक जिनकी संरचना, जिनका कार्य एक जैसा है ना, तो वो फिर बना देता है अंग। अब इसको ऐसे समझो, जैसे सांस लेने वाला अंग है, तो सांस लेने वाला अंग कौन कौन से हैं? अगर उन अंगों को देखोगे तो सब जो केवल सांस लेने की प्रक्रिया में, सांस छोड़ने की प्रक्रिया में भाग ले रहा है, तो वो कहलाता है आपका श्वसन अंग। और सारे अंग मिलकर के बनाते हैं तंत्र, है ना, सिस्टम बन जाता है। और कई सारे सिस्टम बन करके सारे मिला करके बन जाता है ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर। समझ गए बात को? मैं जो कहना चाह रही थी, कोशिकाओं के समूह जिनकी कार्य, जिनकी संरचना, है ना, कोशिकाओं के समूह जिनकी संरचना, जिसका कार्य एक समान हो, जो एक जैसा काम करता हो, उसको हम कहते हैं ऊतक। ठीक है, बात समझ में आ गई? आप देखो, चाहे ऐसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल से समझा रही हूं आपको। जैसे आलू छोटा है या बड़ा है, तो आलू की संरचना और आलू का आकार और उसका स्वाद
लगभग सब एक जैसे ही होता है। इसी तरह से धान लोग हाथ में लेके देखो, गेहूं लेकर के देखो, तो उनका एक जैसी संरचना होती है, एक जैसे ही कार्य होते हैं। ये मैं केवल आपको समझाने की दृष्टि से बता रही हूं। मक्का देखो आप, तो चाहे किसी भी खेत से आया हो, कहीं से भी आया हो, सबकी संरचना, सबका कार्य एक जैसा ही होता है। तो उत्तक क्या हुआ? कोशिकाओं के समूह जिनकी संरचना, जिनका कार्य एक समान होता है, वो कहलाता है उत्तक। समझ गए बात को? और उत्तकों के समूह जब एक जैसे ही कार्य, एक जैसे ही संरचना करते हैं और एक जैसा ही काम करते हैं तो कहलाते हैं अंग। जैसे श्वसन अंग, प्रजनन अंग, पाचन अंग, उत्सर्जी अंग और कई वही अंग जो एक जैसे ही काम करने में भाग लेते हैं वो कहलाते हैं तंत्र। जैसे श्वसन तंत्र, जैसे पाचन तंत्र, प्रजनन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, पेशीय तंत्र, ये सारे तंत्र मिलाकर के, जो मैंने अभी आपको बताए, सारे तंत्र मिलाकर के वो फिर ह्यूमन बॉडी का निर्माण करते हैं। तो अगर हम अपन ऊपर से ही देखो आप, जैसे खाना खाने का काम कौन करता है? तो सबसे पहले होठ के जो दोनों ऊपरी पार्ट है, होठ खोलने का काम करता है, मुंह पहले खुलता है। ये अक्सर आप देखोगे जब आपके ये जो है होठ के दोनों किनारे पर अगर कोई घाव हो जाता है, जिसको हम कहते हैं एंगुलर एस्टोमेसिस, अगर हो जाता है घाव तो मुंह नहीं फटता है, मुंह नहीं खुलता है, तो भोजन अंदर डालने में, कौर अंदर डालने में तकलीफ होती है। तो दोनों काम कौन करता है? पहला काम कर रहा है होठ का खुलना, मतलब मुंह का खुलना। फिर भोजन जैसे मुंह में लेते हैं तो दांत है और दांत चबाने का काम करता है, कुछ दांत काटता है, कुछ कुतरता है, कुछ चबाता है। फिर जीभ, जीभ क्या करता है? भोजन को उलटता है, पलटता है, उसमें मिलता है लार, है ना, भोजन को गीला बनाता है, जो सूखा भोजन है, जैसे रोटी सब्जी खा रहे हैं या दाल चावल खा रहे हैं। इसके बाद आता है आपका ये ग्रास नली, जहां से भोजन निगलते हैं, और ग्रास नली के बाद आता है आपका पेट, स्टोमैक, आमाशय, जहाँ भोजन का संग्रहण होता है, वहां भोजन का पाचन होता है। तब वो आती है आपकी छोटी आंत। छोटी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं, है ना। छोटी आंत का ऊपरी पार्ट पक्वाशय कहलाता है, अंग्रेजी में डेडुनम बोलते हैं। बीच वाला पार्ट आपका जेजुनम कहलाता है और अंतिम वाला पार्ट उसका इलियम या शेषांत्र बोलते हैं। फिर आता है बड़ी आंत और फिर आता है आपका कोलन और रेक्ट, बाद में आता है गुदाद्वार, एनस। तो ये सारे अंग जो मैंने अभी आपको बताए, होंठ से लेकर के मल द्वार तक का अंग जो हुए, वो पाचन क्रिया में भाग ले रहे हैं, भोजन को पचाने में भाग ले रहे हैं। समझ गए बात को? तो किसके बने हुए हैं? कोशिकाओं के। कोशिकाओं का समूह क्या हुआ? उत्तक। उत्तक जो एक जैसे काम कर रहे हैं, जो केवल भोजन पचाने का काम कर रहे हैं, भोजन निगलने का काम कर रहे हैं, माने तो कहलाते हैं पाचन अंग। और उन अंगों को मिला करके बन गया तंत्र, पाचन तंत्र बन गया। समझ गए बात को? तो अब हम आगे पढ़ते हैं। उत्तक को अगर आप देखोगे तो उत्तक 4 प्रकार के हैं। कौन, कितने प्रकार के उत्तक? 4 प्रकार के हैं। उत्तक हमारे 4 प्रकार के हैं, जिसमें सबसे पहला उत्तक है आच्छादक उत्तक, जिसको हम एपिथेलियल सेल्स कहते हैं, आच्छादक उत्तक। दूसरा उत्तक होता है संयोजी उत्तक, तीसरा कहलाता है पेशी उत्तक और चौथा कहलाता है तंत्रिका उत्तक। समझ गए कितने प्रकार के उत्तक हैं? 4 प्रकार के। 4 प्रकार के उत्तक हुए, पहला आच्छादक, दूसरा संयोजी, तीसरा पेशी और चौथा हो गया आपका तंत्रिका। तो आच्छादक उत्तक, जैसा कि नाम से ही आपको पता चलेगा, आच्छादक मतलब आच्छादन करना, कवर करना, कवर करना। तो हमारी बॉडी के जितने पार्ट्स हैं, जो भी अंग हैं, वो सारे अंग आच्छादक उत्तक से ही कवर रहते हैं। उसका बाहरी अंग भी, भीतरी अंग भी। जैसे आपके रक्तवाहिनियां हैं, रक्तवाहिनियां में धमनी की शिरा, धमनी है और शिरा है, तो उनका जो बाहरी
पार्ट है, जो भीतरी पार्ट है, वो आच्छादक ऊतक से कवर रहता है। जितने भी अंग हमारे हैं, चाहे उत्सर्जी अंग हो या संवेदी अंग हो या प्रजनन अंग हो या पाचन अंग हो या श्वसन अंग हो, उनके जो भीतरी और बाहरी दोनों सतह, दोनों दीवार किससे ढका रहता है? आच्छादक ऊतक से। आच्छादक मतलब आच्छादन करना, कवर करना। अब इस आच्छादक ऊतक को भी अगर आप देखोगे तो ये भी 6 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं ये? 6 प्रकार के हैं। पहला होता है, हाँ, आच्छादक ऊतक को भी अगर आप बांटोगे मोटा मोटी तो 2 भाग में है ये बटा हुआ। कितने भाग में? 2 भाग में। याद रखना, जो छात्राएं एग्जामिनेशन की तैयारी कर रही हैं या कॉम्पिटिटिव टेस्ट की तैयारी कर रही हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से सुनो। आच्छादक ऊतक कितने पार्ट में बटे हुए हैं? 2 भाग में। कौन सा? एक सामान्य और दूसरा होता है संयुक्त। सामान्य मतलब सिंपल, साधारण, ठीक है। और कंपाउंड मतलब संयुक्त, जो कई सारे, मतलब जिसमें गिटिर पिटिर है, जिसमें मिलावट है, वो कंपाउंड कहलाया। और सिंपल बहुत साधारण। जैसे आप मुझे कहते हैं मैडम आप बहुत सिंपल हो, और कईयों को आप कहते हो मैडम वो तो बहुत ऐसे हैं, है ना। तो ये आच्छादक ऊतक भी 2 प्रकार के हैं, एक सामान्य है और दूसरा संयुक्त। सामान्य सिंपल और दूसरा हुआ कंपाउंड। अब देखो, जो सिंपल का आपका आच्छादक ऊतक है, वह आच्छादक ऊतक भी 6 प्रकार का होता है। 6 प्रकार के, पहला है स्क्वेमस, जिसको हम सल्की बोलते हैं। दूसरा होता है कॉलुमनर, स्तंभाकार, स्तंभ के आकार का होता है, पिलर जैसा। क्यूबॉइडल, घन के आकार का। सेंसरी, संवेदी। सिलिएटेड, रोमिल। और ग्लैंडुलर, ग्रंथिल। ये 6 प्रकार है। समझ गए बात को? मैंने क्या बताया? 6 प्रकार के हैं। सामान्य आच्छादक ऊतक स्क्वेमस एपिथेलियम, जिसको पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं। पेवमेंट एपिथेलियम, अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाए पेवमेंट एपिथेलियम किसको कहते हैं, तो स्क्वेमस एपिथेलियम को कहते हैं। सल्की आच्छादक ऊतक को कहा जाता है। सल्की नाम से जैसा पता चल रहा है, सल्की मतलब सल को होते हैं। अब जाड़ा का दिन है, अभी आप देखो अपनी त्वचा को, तेल मत लगाओ तो आप देखोगे ना, उसमें से चोये निकलते हैं, रूसी निकलता है, सफेद 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 सफेद, देखते हो ना, जैसे मछली के चोये होते हैं। देखा मछली के चोया? उसी तरह का हमारे त्वचा की भी चोये दिखती है। फर्श के अष्टकोण जैसा दिखता है। फर्श है ना आपका, फर्श आप कोई टाइल वगैरह लगाते हो, अष्टकोण टाइल जब लगाते हो, तो उसी की तरह सल्की आच्छादक ऊतक दिखता है, फर्श के अष्टकोण जैसा। और ये फर्श का अष्टकोण जैसा दिखता है, तो इसके बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कोशिकाएं एक दूसरे से अंतरा कोशिकीय पदार्थ से जुड़े रहते हैं, जिसको अपन मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम मैट्रिक्स बोलते हैं। अंतरा कोशिकीय पदार्थ से जुड़े रहते हैं, जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है ब्लड वेसल्स में। अभी मैंने बताया ब्लड वेसल्स में कौन सा? धमनी और शिराएं। उसके भीतरी भाग को ये बनाता है, वो उसको आच्छादित करता है। त्वचा हमारी, अभी मैंने आपको बताया, आच्छादन का काम कर रहा है। जाड़ा का दिन है, आप देखो, तेल मत लगाओ, क्रीम मत लगाओ, तो आप देखोगे कि आपके शरीर से सल्क निकलने लगते हैं, पपड़ी निकलने लगती है। आप ऐसे से कुरेदोगे, खुजलाओगे तो वो उड़ेंगे, दिखेंगे आपको साफ शब्दों में। तो ये है कहाँ पाया जाता है? त्वचा में। और ये जो गाल है, गाल का भीतरी भाग में भी ये पाया जाता है, उपस्थित रहता है। अभी मैंने आपको बताया, समझा के बताया है कि कोशिकाएं एक दूसरे से अंतरा कोशिकीय पदार्थ से जुड़े रहते हैं, क्योंकि एक कोशिका ही नहीं बनाता हमारे शरीर को। हमारे शरीर को बनाने के लिए, और ये हमारे शरीर में अगर आप देखोगे तो अरबों खरबों की संख्या में कोशिकाएं होती हैं।
कितनी होती हैं? अरबों खरबों की कोशिकाएं संख्या में, और एक जैसे संरचना, एक जैसे काम करने वाला एक कोशिका एक जैसे ही काम करता है। मान लो जो श्वसन अंग की कोशिकाएं हैं वो श्वसन क्रिया में भाग लेंगी, वो प्रजनन में भाग नहीं लेंगी, वो संवेदनाओं को ग्रहण करने का काम करेंगी, भले ही जैसे नाक है संवेदनाओं को ग्रहण करता है। इसी प्रकार से जो प्रजनन अंग है वो आपके श्वसन अंग का काम नहीं करेंगे, उनका काम है प्रजनन का क्रियाओं को सुचारू रूप से संपन्न करना। इसी प्रकार से जो भोजन पचाने का काम करेगा, भोजन अंतर्ग्रहण करने का काम करेगा, वो कोशिकाएं दूसरे अंगों का काम नहीं करती हैं, सबका काम अलग अलग बटे हुए रहते हैं। तो ये कहाँ रहती हैं? स्क्वेमस एपिथेलियम, ब्लड वेसल्स, आपके जो शिरा है, शिरा जिसको वेन्स बोलते हैं, आर्टरीज जिसको धमनियां बोलते हैं, उसके अंदर वाले हिस्से में पाया जाता है। ये त्वचा में, गाल में, इसके भीतरी भाग में उपस्थित रहता है। इसके बाद दूसरा आता है कॉलुमनर, स्तंभाकार आच्छादक उत्तक। स्तंभाकार आच्छादक उत्तक का मतलब क्या हुआ? आप घर देखते हो बनते हुए तो बीच बीच में कॉलम डाले जाते हैं, पिलर डाला जाता है। इसी प्रकार से परमपिता परमेश्वर ने जब हमारे अंगों की संरचना की तो कहाँ जरूरत पड़ी फर्श के अष्टकोण जैसे कोशिकाओं की, वहां वैसा कोशिकाओं को फिट किया गया। जहां जरूरत पड़ी स्तंभाकार कोशिकाओं की, वहां पर स्तंभ जैसे कोशिकाओं का उपयोग किया गया। जहां जरूरत पड़ेगी घन के आकार के कोशिकाओं की, जहां दीवार बनता है वहां पर देखते हो आप, कभी बनाते हुए मिस्त्री को देखोगे तो ईंटा को तोड़ता है और तोड़ करके छोटा ईंटा जमाता है ना। तो परम पिता परमेश्वर ने भी, जब संरचना हम देखते हैं प्रकृति की, अद्भुत संरचना से अभिभूत हो जाता है मन, आश्चर्यचकित रह जाता है, मन भाव विभोर हो जाता है कि परमपिता परमेश्वर ने कोशिकाओं में कैसा बना दिया। कुछ तो सल्क जैसे हैं, कुछ स्तंभ की तरह हैं, कुछ हमारे घन की तरह हैं, कुछ हमारे ग्रंथिल की तरह हैं, कुछ हमारे सीलिया की तरह हैं, मतलब जिसमें सीलिया होता है, और कुछ हमारे सेंसरी जो सेंस ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करते हैं उस तरह की कोशिकाएं होती हैं। तो कॉलुमनर स्तंभाकार ये कहाँ पाया जाता है, किस में रहता है, कहाँ बनाता है? तो ये आंत, आमाशय, आंत जो आपका अभी मैंने बताया ना आपको, इंटेस्टाइन, आमाशय स्टोमैक, पित्ताशय गॉल ब्लैडर की भीतरी दीवार को आच्छादित करता है, भीतरी दीवार को बनाता है। आप देखोगे अगर इन ऑर्गन्स को, आंतरिक संरचना को, तो आप देखोगे कि ये कॉलुमनर एपिथेलियम से बना रहता है। इनकी कोशिकाएं कॉलम की तरह होती हैं, स्तंभ की तरह होती हैं, इस तरह की होती हैं, ऐसे स्तंभ की तरह होती हैं। और इनके एक सिरों पर या तो सीलिया होता है, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसको सीलिया बोलते हैं, रोमिक बोलते हैं, इन कोशिकाओं के बने होते हैं। कॉलुमनर इस तरह का बना रहता है। समझ गए बात को? कॉलुमनर एपिथेलियम। इसके बाद आता है क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल जिसको हम घनाकार कहते हैं, यह पाया जाता है आपके अंडाशय में, वृषण में, मतलब टेस्टिस, माने प्रजनन अंगों में घनाकार कोशिकाएं पाई जाती। घन के आकार, घन देखे हो? घन कैसा होता है? आप देखे डस्टर भी घन की तरह ही होता है, इस तरह का कोशिकाएं छोटी छोटी घन के आकार का, है ना, जिसकी लंबाई भी है, जिसकी चौड़ाई भी है, जिसकी मोटाई भी है ना। हम लोग बचपन में से पढ़ते थे ना घनकार, ऐसे इसको घन कहते हैं। ये घन कहलाता था। इस तरह की कोशिकाओं की बनी होती हैं, घनाकार कोशिकाओं की। तो ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहलाता है। इसका मुख्य काम क्या है? स्रावन करना, अवशोषण करना और उत्सर्जन करना, इसका मुख्य काम है। इसके बाद एक कोशिकाएं होती हैं सीलिएटेड, जिसमें सीलिया पाया जाता है। सीलिएटेड
जिसके भीतर क्या पाया जाता है? सीलिया, रोम। ये कोशिकाएं क्या करती हैं कि हिल हिल करके संवेदनाओं को पहुंचाने का काम करती हैं। जैसे मान लो आप किचन में हो, काम करते हो, रसोई में काम कर रहे हैं, और रसोई में आपने तेल डाला, गरम किया, उसमें मिर्ची डाल दो सूखी। आप क्या देखोगे? तुरंत उसमें आपकी छींकें आने लगेंगी। छींकें कहां से आई? कैसे पता चला हमारे ऑर्गन को कि यहां पर मिर्च पड़ गया है? और वो खांसने लगते हैं, हम छींकने लगते हैं। ये कहाँ रहता है? सीलिया इसके अंदर होता है। मतलब इसके एक सिरे पर जो कोशिकाएं होती हैं, या तो इनका कोशिकाएं आयताकार होती हैं या कॉलुमनर होती हैं, और इनके एक सिरे पर सीलिया पाया जाता है, रोम पाया जाता है, और ये कोशिकाएं हिल हिल करके बताती हैं चीजों को अच्छी या बुरी। जैसे आप कोई ऐसे जगह पर चले गए हैं, ऐसे बागीचे में चले गए हैं, वहां पर आप देखते हो खूब सुंदर सुंदर गुलाब का फूल लगा हुआ है, दूसरे कई प्रकार के फूल लगे हुए हैं, खूब सुंदर गुलाब की स्मेल आ रही है, तो आपकी नाक जो है चौड़ी हो जाएगी और आप खूब अच्छी गहरी गहरी सांस लेने लगेंगे, उस सुगंध को लेने लगेंगे, आपकी आंखें फैल जाएंगी, देखने का मन करेगा इतनी सुंदर सुंदर फ्लावर्स को। तो ये कौन काम कर रहा है? ये सीलिया ही कह रहा है। सीलिया ही आंखों के रेटिना को भी बता रहा है। मुख गुहिका में भी पाया जाता है। जैसे आपको समोसा है या कचौरी है, उसके साथ इमली की चटनी है या खट्टी मीठी चटनी है, और उसके सुगंध जो है ना, उसके सुगंध से गरम गरम समोसा छन रहा है या पकोड़े बन रहे हैं, तो आपकी सुगंध नाक तक पहुंचती है और मुंह से पानी आने लगता है, लार टपकने लगता है, खाने का मन करने लगता है। तो ये इस प्रकार की जो कोशिकाएं हैं, आपके मुख गुहिका में भी पाया जाता है। समझ गए? मूत्रवाहिनी में पाया जाएगा। इसके बाद एक आता है ग्लैंडुलर, ग्रंथिल उपकला। ग्रंथिल उपकला कैसा होता है? ये देखिए, इसमें ग्रंथि होती हैं जिसे स्राव निकलता है। देखो इसमें तो स्याही नहीं है, देखती हूँ इसमें। इस तरह की ग्रंथिल होती हैं। इस तरह की कोशिकाएं होती हैं जिसको हम ग्रंथिल उपकला बोलते हैं। ठीक है? ये ग्रंथिल कई प्रकार की होती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं, कंपाउंड भी हो सकती हैं। तो ये ग्रंथिल जो होती है ना, वो सिंपल भी हो सकती हैं, कंपाउंड भी हो सकती हैं। तो इस तरह की जो कोशिकाएं हैं ना, वो ग्लैंडुलर कोशिकाएं कहलाती हैं, ग्रंथिल उपकला कहलाती हैं। ठीक है? ये पाए जाता है आपके, ग्लैंडुलर है तो याद रखना ग्लैंड से,
ग्रंथि से। कौन सी ग्रंथियां? लार ग्रंथियां हमारे मुंह में जो होती हैं उनमें ये होता है। और किन में होगा? पाचक ग्रंथि। पाचक ग्रंथि कौन सी है? मैंने पहले भी पढ़ाया था आपको, तो आप जाकर के देख सकते हो। हमारा आमाशय, हमारा लीवर, इनसे भी पाचक रस निकलता है जो भोजन को पचाने में काम करता है। तो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में उपस्थित होते हैं। और जो छठा प्रकार है वो है सेंसरी, संवेदी प्रकार का। कौन सी प्रकार का? संवेदी प्रकार का। ये आपके सेंस ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। अब आपके सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं आपको सबको पता है ना? जैसे हमारी त्वचा है, हमारी आंख है, हमारे कान हैं, सुनाई पड़ता है, हमारी जीभ है। तो सेंसरी एपिथेलियम सेंस ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। आज मैंने आपको आच्छादक उत्तक के, सामान्य प्रकार के आच्छादक उत्तक के बारे में डिस्क्राइब किया है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, पढ़ना, समझना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करिएगा, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब हम आपको बताते हैं कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में। और आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थैंक यू।